बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। कोरोना की तीसरी लहर पाकिस्तान में जानलेवा साबित हो रही है। इस मौजू पर आज भी तफसील से हम बात करेंगे। साथ PDM का मुस्तकबिल, आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं जेल में हूँ, मैं लाइल्म हूँ। इस पर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो ताल्लुकात में कल बड़ी अहम पेशरफ्त हुई, आला क़यादत का राब्ता हुआ, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को दौरा रियाज़ की दावत दी गई, ये किस कदर अहम है। उधर अमेरिका में भी नई इंतज़ामिया है, पाकिस्तान के हवाले से क्या तवक्कुआत वाबस्ता हो सकती हैं, ये मौज़ूआत आज ज़ेर बहस आएंगे। लेकिन पहले मैं आगाज़ कर रहा हूँ आज कोरोना की सूरत हाल से। तीसरी लहर का हम जिक्र कर रहे हैं बार बार अपने प्रोग्राम्स में, तो ये जानलेवा साबित इसलिए भी हो रही है कि आज इस तीसरी लहर के दौरान रिकॉर्ड अमवात रिपोर्ट हुई हैं पिछले 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में, यानी 100 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। और मुसलसल ये 5वां रोज़ है इस तीसरी वेव में जब पाकिस्तान में डेली 4000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। 22,000 केसेस 5 दिनों में रिपोर्ट हो चुके, इससे ज़ायद। पंजाब का कल हमने जिक्र किया, आज KP की भी सरकार भी हरकत में आई, वहाँ मज़ीद सख्तियाँ इम्पोज़ की गई हैं। दफातर में सिर्फ 50% अमला आएगा और स्कूलों पर भी पाबंदी है, शादी की तकरीबात पर भी पाबंदी है, मार्केटिंग बंद रहेंगी हफ्ते में 2 दिन। इसी तरह से कराची में भी 3 जो ज़रा कराची के 3 अजला हैं वहाँ पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है और वफाक ने सूबों को कोरोना वैक्सीन ख़रीदने की इजाज़त भी दे दी है। लेकिन ये जो तेज़ी से फैलता कोरोना है, इसके लिए NCUC के सरबराह शामी साहब, आज असद उमर साहब ने ख़त भी लिखा है चारों वज़रा आला को कि कुछ कीजिए, इंतज़ामात कीजिए, क्योंकि ये बेकाबू हो रही है। और आज तो मैंने आपको अर्ज़ की कि 100 अफराद पिछले 24 घंटों में जान की बाजी हार गए और ये इतनी डेडली वेव है कि अब बच्चे भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। देखें, इलाज तो इसका यही है, एहतियात, कि सब लोग एहतियात करें और एहतियात अगर नहीं करते तो उस पर नाफिज की जाए एहतियात जो है। उसके साथ वैक्सीनेशन है। अब वैक्सीनेशन का प्रोसेस हमारे यहाँ इतना सुस्त रहा है, अभी जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनको भी सब के सब को वैक्सीनेट नहीं किया जा सकता। सरकार मानती नहीं है। आपको सदर से सत्ता लाहौर की कहानी सुनाऊं, वहाँ पे 100 से ज़ायद डॉक्टर्स और डॉक्टर्स कमी हो गई है, कोरोना का शिकार हो चुके हैं। अगर उनको वैक्सीनेशन हुई होती तो शायद वो बर वक्त हुई होती। देखिए, अगर उनको वैक्सीनेट कर दिया गया होता, दोनों डोजेज उनको लग चुकी होती, तो आज उनके ऊपर ये बीत न रही होती। जो उनके प्रोटेक्टिव गियर्स हैं, उनका लिबास है, वो भी उन सबको मिल नहीं पा रहा, और ये जो प्रोटेक्शन वैक्सीन की है वो भी अवेलेबल नहीं है। तो ये वक्त फिर ज़ाया किया गया ना। नहीं, ये हम इसलिए मर्ज का शिकार हुए, इस बात का सबूत है जो आप फरमा रहे हैं। देखिए, वक्त जो था, ये जो गैप था, इसमें हमें तेज़ी के साथ जितने लोगों को मुमकिन था वैक्सीनेट करते, दुनिया से वैक्सीनेशन हासिल करते। हम तो खैरात के मुंतज़र रहे। जो वैक्सीन आई, डॉक्टर्स को, हेल्थ वर्कर्स को पहली प्रायोरिटी पे पूरे तरीके से लगा देते। फिर दूसरे जो लोग हैं, यानी पुलिस के लोग हैं, इंतज़ामिया के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, और बजे तो लोग टेलीफोन कर रहे हैं, वकील जो हैं, वकील रोज़ाना वो कहते हैं चीफ जस्टिस जो है इनका कोई नोटिस लें, सुओ मोटो नोटिस ले लें। यही वजह ना कि शहबाज शरीफ साहब ने भी अदालत से सदा की कि जनाब कोरोना रश होता है, मेरी तारीख डाल दें। बेचारे वकील जो हैं एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, कई प्राइवेट अस्पतालों में मुझे टेलीफोन करते हैं, बिल देने की पोजीशन में नहीं है, सरकारी अस्पताल भर गए हैं। तो ये बेचारे मजलूम तबका है कि इसमें बड़ी तादाद में एक मेहनत कश लोग हैं। तो कोई चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को इनकी भी सुने, इनको भी कोई प्रायोरिटी पर वैक्सीन लगाई जाए। ये तबका भी रहेगा था, इसका जिक्र अच्छा वो आपने कर दिया। जो आपने अस्पतालों में दबाव का जिक्र किया, तो डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ने खुद आज ये कहा है कि कोरोना मरीजों में इजाफा हो रहा है, अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है, और अगर सूरत हाल पर काबू ना पाया गया तो मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। पहली बात तो ये है कि ऑनलाइन सर्विस जो है ना, काहे की सर, ये मेडिकल जी मेडिकल केयर की वो फराम की जानी चाहिए। किसी हद तक है तो सही, लेकिन किस हद तक फाल है इसको ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोग जो है राब्ता करके वो दवा शुरू कर सकें, अस्पतालों में जाने से बच जाएंगे, अपने घरों में ही। जो डॉक्टर्स जो है, अब वो डॉक्टर्स जो कोरोना पेशेंट्स को देख रहे हैं, उनके लाइनें लगी हुई हैं। डॉक्टर तनवीर सलाम साहब हैं, दूसरे लोग, लाइनें लगी हुई हैं, और वो मरीज देख नहीं पा रहे।
अगर उनसे वो लोग मुआवनत ले लें, रहनुमाई ले लें और अपनी दवा शुरू कर दें, उससे भी बहुत यानी प्रेशर कम हो सकता है अस्पतालों पर। मैं तो आपको ये भी एक अहम नुक्ता है, ऐसा अगर मुमकिन हो पाए। अच्छा, अब आप देखिए, आज सिंध गवर्नमेंट ने कहा है कि हम एक डोज की वैक्सीन जो है ना, वो क्या है उसका नाम, साइनोटाइप, वो कैनसाइनो जिसका के यहाँ किया गया ट्रायल, और ये जनाब हमारे जो डॉक्टर जावेद अकरम साहब के जेर निगरानी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने, अब वो भी बड़ी मौसर पाई गई है। अब एक डोज की वैक्सीन जो है वो 50 लाख डोजेस मंगवा रही है, हंगामी बुनियादों पर हमें लेनी चाहिए। वो लगाएं हेल्थ वर्कर्स को, वो लगाएं उन लोगों को जिनका कांटेक्ट होता है लोगों से ज्यादा, और ताकि इसको हम महदूद कर सके। ये एक, मैं तो समझता हूं कि ये जो प्राइवेट, अगर हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही, मुस्लिम लीग नून इसमें कूदे और ये पीडीएम पार्टीज जो है, और ये दरख्वास्त करें, कोई चाइनीज हुकूमत का दरवाजा खटखटाएं, कोई प्राइवेट लोगों को कहें कि वैक्सीन लेके आए, लोगों को लगाएं, प्राइवेटली भी लोग जो है मैदान में उतर। अभी हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जावेद असगर राना साहब ने। आप माहिर हैं वबाई अमराज के और मुतादी अमराज के, आपको खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर साहब प्रोग्राम में। ये देखिएगा सर कि हम कोरोना की जो ओवरऑल सूरत हाल है उस पर बात भी कर रहे हैं, आपकी अपनी इस पर राय भी, अपडेटेड भी हैं आप सूरत हाल से कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, दुनिया भर में क्या हो रहा है। आज मैं ये गार्डियन अखबार में एक मजमून छपा बहुत तफसीली, जिसमें वो वार्न कर रहे हैं माहिरीन जो हैं, बिलखुसूस जो पेंडेमिक के माहिरीन हैं या वायरोलॉजिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं, उनका लुबे लुबाब ये उनकी इस तहकीक का, कि अगर एक साल के अंदर अंदर दुनिया भर में मौजूदा कोरोना वैक्सीन ना लगाई गई तो ये ख़दशा है कि मॉडिफाइड फार्मूलेशंस की ज़रूरत पड़ जाएगी। ये इससे मुराद क्या होगी, यानी वैक्सीन पर इफेक्टिव नहीं रहेगी, या वो ये चाह रहे हैं कि लग जाए ताकि एंटीबॉडीज़ बन जाएँ और लोग महफूज रहें साल डेढ़? बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम शामी साहब और जामी साहब इनवाइट करने का प्रोग्राम में। असल में प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो हालात नजर आ रहे हैं ग्लोबली, वो ये है कि जो बल्क ऑफ द कंट्रीज हैं या जो मेजॉरिटी होगी दुनिया की, वो वैक्सीन के बगैर रह रही है। और इस वजह से खतरा ये है, और ये हमने बहुत पहले आइडेंटिफाई किया था कि अगर अमीर ममालिक ने सिर्फ अपने आप को महफूज किया तो वो महफूज वो भी नहीं रहेंगे, क्योंकि वायरस म्यूटेट होता रहेगा गरीब मुल्कों के अंदर, और वहां से फिर ऐसा म्यूटेंट आएगा कि जो उन्होंने प्रोटेक्शन ली होगी किसी भी वैक्सीन के थ्रू, उसका असर उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो ये एक बड़ी बहुत पुरानी एक फाइंडिंग थी, और इसको आपको इस वजह से ज्यादा ऊपर लेकर आए हैं क्योंकि हर मुल्क ये चाह रहा है कि मैं सिर्फ अपने मुल्क को बचाऊं और मुझे दूसरे मुल्क की परवाह नहीं। डॉक्टर साहब, ये 77 साइंसदान है 28 मुल्कों के जिनकी ये फाइंडिंग है, जिसकी जानिब आप भी इशारा कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि 9 माह या इससे भी कम का वक्त है। बिल्कुल सही बात है, और मेरा अपना इसके ऊपर पेपर 2019 का है इसी और मैंने उसमें एग्जैक्टली यही लिखा था कि अगर अमीर मुल्कों ने किसी भी वजह से अपने आप को बचाने का सोचा तो वो उनका जो किला होगा वो बड़ी इजीली ब्रेकेबल होगा अगर वायरस को ये मौका मिलता रहा दूसरे ममालिक के अंदर इवॉल्व करने का। तो अब एक्चुअली वही सूरत हाल है। और इस वक्त मैं थोड़ी सी मिसाल दे दूं कि इस वक्त जो कनाडा के पास अपनी आबादी से 100 मिलियन ज्यादा वैक्सीन उन्होंने इकट्ठी कर दी हुई हैं। इस तरह जो दूसरे अमीर ममालिक हैं वो अपनी आबादी से ज्यादा तादाद में वैक्सीन इकट्ठी कर रहे हैं, जबकि गरीब ममालिक के अंदर जो हमारे डॉक्टर्स हैं या नर्सेज हैं या उनको भी वैक्सीन मुयसर नहीं है। तो ये ग्लोबल इसका हल करना पड़ेगा, ये अकेले मुल्क अपने आप को बचा नहीं सकेंगे इससे। तो डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ तो इतनी सुस्ती से काम हो रहा है, हम तो कीड़ी की चाल चल रहे हैं, कछुआ भी हमारे मुकाबले में तेज है, तो हमने तो इसका कोई एहतमाम ही नहीं किया। अभी तक हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो वैक्सीनेट नहीं हो सके, इसका क्या इलाज है? ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि हमारे मुल्क में तो बिल्कुल, आप तो कछुए की बात कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि अभी हमने चलना ही नहीं शुरू किया। देखिए 20 करोड़ का मुल्क है ये, और उसके अंदर अभी तक शायद 5-7 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। और जो डॉक्टर्स की बात है, ये तकरीबन पिछले माह से मुझे लोग रिपोर्ट कर रहे थे डॉक्टर्स ही 7 लाख से ज्यादा है जी, ताजा नंबर जो है। जी वो रफली मैं वही कह रहा हूँ। तो ये हमें रिपोर्ट्स मिलनी शुरू हो गई थी कि अमीर लोगों की पूरी फैमिलीज को घरों में वैक्सीन लग रही है, और जबकि डॉक्टर्स और उनका जो स्टाफ है हेल्थ केयर स्टाफ, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
और ये कोई नई बात नहीं है, एक माह से ये बात चल रही थी, अब तो वीडियोस भी आ गई हैं। डॉक्टर साहब ये अमीर लोग नहीं हैं, ये बारसूख लोग हैं, ताकतवर लोग हैं। अफसोस है सर। आपके आजा ये शामी साहब एक इजाजत दीजिए मुझे। डॉक्टर साहब जो वीडियो जिसका आप जिक्र भी करें, जिसकी तरदीद भी आ रही है, मगर वो कह रहे हैं कि ये ट्रायल मैं यही बात आपसे करना चाह रहा हूँ, यही बात करना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब, दुनिया में ऐसा ट्रायल होता है, ट्रायल्स जो होते हैं अमूमन वो हॉस्पिटल्स में या जामियात में, यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस में हुआ करते हैं। ये जो वीडियो थी, ये ट्रायल हमें दिखाई दे रहा था कि जहाँ पर ट्रायल की वैक्सीन किसी घर में जाके बाजमात पूरे ख़ानदान में लग रही थी। क्या ट्रायल ऐसे भी होते हैं? नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं होते। और मैं आपको लाहौर की बात बताता हूँ कि वहाँ के एक बड़े मशहूर कंसल्टेंट हैं जो बड़े हॉस्पिटल में काम करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि उनके जो मरीज, नौजवान मरीज खवातीन है, वो उनसे पूछ रही हैं कि 21 साल की उम्र को क्या वैक्सीन लग सकती है। और जब उन्होंने कहा कि आपको तो वैक्सीन अभी अलाउ भी नहीं है, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप टेंशन न लें, हमने सिक्योर कर ली हुई है वैक्सीन। और खुद डॉक्टर साहब जो एक बड़े पाकिस्तान के चंद गिने चुने कंसल्टेंट्स में उस शोबे के अंदर, वो खुद जना हॉस्पिटल बार बार जा रहे थे शुरू में और उनको वैक्सीन नहीं लग रही थी। डॉक्टर साहब आपने कैलकुलेशन दी है कि जिस रफ्तार से हमारे यहाँ वैक्सीनेशन हो रही है, उसमें आइंदा 10% आबादी को आइंदा 10 साल में वैक्सीनेट किया जा सकेगा अगर ये रफ्तार जारी रही। ये आपकी कैलकुलेशन है? मेरी कैलकुलेशन नहीं है, ये रॉयटर्स की कैलकुलेशन है। लेकिन मैंने भी इससे पहले अपने एक आर्टिकल के लिए मोटी मोटी कैलकुलेशन की थी और मैंने उसके अंदर सेंटेंस डाला था कि जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन पाकिस्तान में हो रही है, हमें तकरीबन 100 साल लगेंगे मुल्क को वैक्सीन करते हुए। तो ये बड़ी क्लियर बात है। आप जो वैक्सीनेशन की तरफ तवज्जो हमारी नहीं है। तो डॉक्टर साहब आप करें क्या? 1, 2, 3 क्या सजेस्ट करेंगे आप? जी, देखिए, अब ये बात तो ठीक है कि हुकूमत को जिम्मेदारी होनी चाहिए अपने मुल्क के गरीब लोगों को वैक्सीन देने की, लेकिन मेरे अपना ख्याल है कि जो अभी तक जिस रेस पे चल रहे हैं, जिस रफ्तार से चल रहे हैं, हमें इसको प्राइवेट सेक्टर को ओपन करना पड़ेगा और उसके मुताबिक हमें 2 चीजें इंश्योर करनी पड़ेंगी और वो बड़ी सख्ती के साथ इंश्योर करनी पड़ेंगी। एक, कीमत जो जायज हो, और दूसरी उसकी क्वालिटी करने का तरीका। ये तो गवर्नमेंट के लेवल पे, और बाकी आप जैसे और हम जैसे लोग, मैं इस वजह से तो नहीं कहूंगा हम जैसे, क्योंकि मुझे वैक्सीन लग चुकी है एज ए डॉक्टर, लेकिन जिन लोगों को मेजॉरिटी आपको नहीं लगी, उनके लिए मेरा ये है कि अपने आप को बड़ी पहली वेव से ज्यादा सख्ती के साथ बचाएं। मास्क, अब एक मास्क का जमाना नहीं रह गया, डबल मास्क करें। अगर आपने किसी भी दफ्तर के अंदर जाना है, किसी इमारत के अंदर जाना है, आपके घर में लोग आते हैं तो लोगों से बाहर मिलिए, अपने लॉन में, सहन में मिलिए, और अंदर के आपकी खिड़कियां, दरवाजे खुले होने चाहिए और 6 फुट का फासला रखिएगा। डॉक्टर साहब ये वाजे करें क्योंकि बड़ा अहम नुक्ता है। आप देखें इसमें बच्चे भी जो हैं 10 साल के, इस तक 100 से ज़्यादा तादाद उसकी रिपोर्ट हुई है बच्चों की, तो ये बच्चों के लिए भी ये तीसरी वेव वाला जो वेरिएंट है यूके का प्रॉबेबली ये उनको भी हिट कर रहा है। जी हाँ, ये जर्मनी की जो हुकूमत को, वहाँ का इदारा है, उसने ये फ्लैग किया इस चीज को, लेकिन अभी बड़ी अर्ली है कि हमें ये तो शुरू से पता था, ये कोई नई खबर नहीं है कि चंद दिन के बच्चों को, 3 दिन 4 दिन के बच्चों को भी कोरोना वायरस चाइना में शुरू के हफ्तों में आइडेंटिफाई हो गया था। तो ये हमें पता था कि बच्चों के अंदर भी कोरोना वायरस इन्फेक्ट होता है, लेकिन इशू ये था कि उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन कम होती हैं एडल्ट की निस्बत। लेकिन जो वेरिएंट यूके का आया है, उसके अंदर हमें एटलीस्ट जो इनिशियल बाद जगहों से रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें ये शक का इजहार किया गया है कि ये बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन ये अभी प्रूवन नहीं है, अभी इसके ऊपर स्टडीज जारी हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मुख्तसर आपने मास्क का जिक्र किया था, तो मास्क के हवाले से कुछ लोग एक मास्क को 1 से ज़्यादा दिन, 2 दिन भी इस्तेमाल करते हैं, कितने घंटों तक ये महफूज होता है? आम मास्क जो मिलता है, जो मेडिकल मास्क है, और उसके हवाले से आपकी क्या रिकमेंडेशंस हैं? देखिए, जो मेडिकल मास्क है वो तो सस्ता होता है, 10-20 रुपए का होता है, और उसको मैं ये करता हूँ, मैं डेली तो कोई भी नहीं उसको इस्तेमाल करके फेंक सकता, तो मैं गाड़ी के डैशबोर्ड पे या धूप में किसी भी जगह आप उसको एक मोमी लिफाफे के, ट्रांसपेरेंट लिफाफे के अंदर बंद करके रख दीजिए, तो जो हमारी अल्ट्रावायलेट लाइट होती है सन की, वो ठीक ठाक इन्फेक्ट कर देती हैं, उसको डिसइंफेक्ट कर देती हैं। तो इस वजह से, लेकिन जब मास्क गंदा हो जाए या गीला हो जाए, लेकिन जो आपका सर्जिकल मास्क है वो अब उस तरह यूज नहीं होगा, अब आपको एटलीस्ट 2 या 3 तहों वाला मास्क यूज करना पड़ेगा,
आप आम घर के कपड़े से भी बना सकते हैं। ऐसा कपड़ा जिसके अंदर कोई सुराख ना हो, जिसे हम कहते हैं क्लोजली वुवन, उसकी 3 तह लगा के आप उसको अपने चेहरे पे पहन लीजिए। उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं? जी जी, बार बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल उस वक्त। लेकिन जब गीला हो जाए किसी वजह से या वो विजिबली गंदा है तो उसको इस्तेमाल ना कीजिए। तो 2-3 अगर आपने घर पे बना के रखे हुए हैं तो आप एक को धो के उसको अच्छी तरह धूप लगवा के उसको आप एक लिफाफे के अंदर, जो ट्रांसपेरेंट लिफाफे होते हैं जिप लॉक वाले, वो उसको बंद कर लीजिए। तो वो आपको आपके काम आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर धूप के ना लग सके तो इस्त्री कर लिया जाए, ये तब भी ठीक हो जाएगा? इस्त्री से तो मेरा ख्याल से धूप, क्योंकि अब हमारा गर्मियों का मौसम है तो गर्मी वो धूप के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज हैं जो दरकार हैं, ज्यादा आसानी के साथ खत्म करती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सर ये वही चौधरी साहब का फीडबैक है जनाब, अगर लोग लगवाने नहीं चाह रहे तो क्या, कौन कहाँ लोग हैं वो जो नहीं लगवाना चाह रहे? साहब नहीं लगवाना, ये कहाँ रह रहे हैं दुनिया? वो नहीं लगवाना, इन्होंने तो लगाई है वहां, साइनोटैप लगवा ली है वो। अच्छा फिर ठीक है, चलिए। हाँ मसला लो, इन्होंने तो ट्रायल में लगवा ली थी। इनका मसला वो लोग कहाँ हैं जो नहीं लगाना चाहते? लोग लगवाना, मारे फिर रहे हैं। ठीक, अभी आप देखिए डॉक्टर सरवर साहब मैसेज कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कोरोना इमरजेंसी डिक्लेयर करे, और ये जो क्या है CNOC क्या है उसको कहें इसकी इंपोर्ट करे हंगामी बुनियादों पर। ये वैक्सीन जो है प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में ये करें, तेजी से करें, और सिंगल डोज जो है उस पर भी तवज्जो दें ताकि जल्द से जल्द। जब प्राइम मिनिस्टर ये फरमाते हैं कि मईशत का पहिया नहीं रुकना चाहिए, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम भूखे मर जाएंगे, तो ठीक कहते हैं। उसका हल ये है ना कि वो शोबाजात, वो सेक्टर्स चाहे इंडस्ट्रीज़ के हैं, मईशत के हैं या कारखाने हैं या कोई और बिजनेस कंपनीज हैं, वहां पे अगर आप वैक्सीन को मेक श्योर कर दें तो तभी तो वो मुमकिन बना पाएंगे कि मईशत का पहिया चलता रहे। हो जाना चाहिए था, वगरना तो वो मईशत का पहिया जो चल रहा है हो जाना चाहिए था, वो भी मुतासिर हो जाएगा। मुझे अंदरूने पंजाब से लोग फोन कर रहे हैं, मुझे मुजफ्फरगढ़ से, ठट्ठा गुरबानी से, मियां मेरे मत गुरबानी का फोन है। उन्होंने कहा यहाँ तो टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं है, यहाँ फैला हुआ है स्कूलों में, कह रहे हैं इनमें। अच्छा वैसे एक मुस्बत स्कूलों में फैला हुआ है, वो कहते हैं यहाँ के स्कूल बंद नहीं हो रहे, कह रहे हैं कि यहाँ फैला नहीं है, और भाई टेस्ट ही नहीं हो रहे यहाँ, इसलिए हमारे स्कूल भी बंद करें। अच्छा सर, एक थोड़ी सी मुस्बत चीज़ जो मैंने आज लाहौर शहर में नोट की, क्योंकि लाहौर में किसी हद तक सरकार हरकत में आई है, वो ये कि आप अक्सर कंप्लेन करते थे कि सड़कों पर लोग जा रहे हैं, रश है, बसों में, मोटरसाइकिलों पर, कारों में 4-4, 5-5 लोग बैठे हैं और मास्क नहीं पहने हुए। अब जब से चलान होना शुरू हुए हैं ना, तो आज मैंने 4-5 बड़ी जो शाहराएँ हैं लाहौर की उनको विज़िट किया, और मैंने नोट किया कि 50% से ज़ायद, जो मेरी रफ़ कैलकुलेशन थी, लोग मास्क पहनने पर मजबूर हुए हैं, जो कि अच्छी बात है। थोड़ी और सख्ती करनी पड़ेगी, आपका भी फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा है, पाकिस्तान का भी वक्त निकले। हाँ, आवारागर्दी के लिए निकलने की क्या जरूरत है? आवारागर्दी के मकामात बंद कर देने चाहिए। एक ब्रेक यहाँ आन पहुंची है। ब्रेक के बाद इंतहाई अहम मौजू जो कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात से जुड़ा है, अहम पेशरफ्त कल हुई, आपने देखा होगा कैसी हुई पेशरफ्त, इसके असरात क्या मुरतब होंगे, क्या उम्मीदें हैं पाकिस्तान को। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। एक अहम पेशरफ्त जिसका हमने जिक्र किया ब्रेक से पहले, पाक सऊदी ताल्लुकात के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को दौरा रियाज़ की दावत दी गई है। हालिया जो राब्ता हुआ, ये 15 माह के वक्फे के बाद इसका टॉप लेवल पर यह राब्ता हुआ, जब वज़ीर आज़म ने ख़त भी एक लिखा, बिलियन ट्री प्रोग्राम था सऊदी अरब को उस हवाले से। फिर सऊदी वली अहद ने भी टेलीफोन किया वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, जिसके बाद उन्होंने दौरा रियाज़ की दावत दी, जो वज़ीर आज़म ने कबूल कर ली। ये इंतहाई अहमियत का हामिल सर मामला है, क्योंकि कुछ 10-15 माह से कुछ ऐसी फील थी या ऐसा एक एहसास था कि वो गर्मजोशी जो रिवायती तौर पर थी, शायद उसमें कोई कमी वाक़या हुई। हाँ, ये तो देखे ना, कुछ लगता तो ऐसा ही था, लेकिन अगरचे कि सऊदी अरब के और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो इतने गहरे हैं और इतने पुराने हैं और इतने गर्मा गर्म हैं कि वो उनको बिल्कुल यानी इस हद से नहीं देखा जा सकता, वो देखा नहीं जा सकता। लेकिन बहरहाल जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बयान दिए और फिर उसके बाद जिस तरीके से कुछ खान साहब ने इक़दाम किए, और उसके नतीजे में एक सर्दी की लहर तो आई थी। और फिर आप ये भी देखिए कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप थे उनका भी अपना एक एजेंडा था, और वो वहाँ भी नई इंतज़ामिया आ गई, बड़ी शिद्दत से वो परसू कर रहे थे। अब वहाँ भी अमेरिका में भी एक नई इंतज़ामिया आ गई। तो
वो उस तरीके से गर्म जोशी का मुजाहरा नहीं कर रहे सऊदी अरब के, बल्कि उन्होंने जो खत लिखा वो MBA साहब को नहीं लिखा। उनका क्या अब वो राब्ता जो है वो बादशाह से होगा और वली अहद से नहीं होगा। ये एक बड़ा एक अहम जो है उन्होंने ये फैसला किया और इससे भी अंदाज़ा लगाया गया कि भाई हालात जो हैं वो नहीं हैं जो पहले थे। लेकिन अब जो कल की पेशरफ्त है वो तो बड़ी अहम साबित होगी। ये देखिए हमारे तो ताल्लुकात जो हैं हमें उनकी हिफाजत करनी चाहिए। ये जो नस्ल दर नस्ल ताल्लुकात हैं, दोस्त जो है ना, रहमन प्यार का धागा मत तोड़ो झटकाए, टूटे तो फिर जुड़े ना, और जुड़े तो गठ पड़ जाए। अब ये जो नस्ल दर नस्ल के ताल्लुकात हैं ना, इनको आसानी से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और झटकाया नहीं जा सकता। अच्छा सर, इन ताल्लुकात में बड़ा अहम किरदार अदा किया है जो हमने भी खोज लगाई, वो जनाब क़िबला डॉक्टर ताहिर अशरफी साहब ने, जो कि मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म के बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए भी और बिलख़ुसूस मशरक़ वस्ता के मामलात के ऊपर भी तो ख़ासे सरगर्म थे। कुछ दौरे भी कर रहे थे, कभी ऑफिशियली कभी अनऑफिशियली मुलाकातें भी उनकी जारी थीं, तो काफ़ी अहम उन्होंने किरदार अदा किया। टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम क़िबला, कैसे मिजाज हैं आपके और ये कैसे इस कदर अहम पेशरफ्त मुमकिन हो पाई? कुछ बयान तो कीजिए ना। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले शामी साहब को मेरा सलाम। जैसे अभी शामी साहब ने आपको बताया कि हमारे ताल्लुकात जो हैं पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ वो इतने कमज़ोर नहीं हैं कि वो कोई हवा के झोंके से ख़राब हो जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में दोनों तरफ जो है इस बात का बड़ा एहसास है कि हमारे ताल्लुकात जो हैं वो ईमान और अकीदे के ताल्लुकात हैं और रूह और जिस्म के ताल्लुकात हैं। हमारा दिफा, सलामती, इस्तेहकाम एक है। और अभी आपने देखा कि जब हमारी ये मुसल्लह अफवाज की परेड थी तो सऊदी अरब की बर्री फौज के जो सरबराह हैं वो सिर्फ चंद घंटों के लिए आए और उस परेड में शरीक हुए और फिर वापस चले गए। और फिर कल अमीर मोहम्मद बिन सलमान ने, क्योंकि एक कोरोना की वजह से आमदोरफ्त भी बंद है और एक तासुर भी बाज लोग ये पैदा कर रहे थे कि जैसे पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत ही कोई ख़राब हो गए। हालांकि ऐसी बात नहीं थी और ना है। हमारे लाखों लोग सऊदी अरब में हैं और हमारे अभी भी हमारे यहाँ डिफेंस यूनिवर्सिटी और हमारी जो अस्करी इदारे हैं वहाँ पर सऊदी तलबा आ रहे हैं और आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल जो गुफ्तगू हुई मोहतरम इमरान खान साहब की और अमीर मोहम्मद बिन सलमान की, उससे वो जो सारी अफवाहें थी या वो एक सर्दमारी का जो तासुर था वो भी ख़त्म हो गया। और फिर सऊदी वली आज़म ने मोहतरम जनाब कब जाएंगे? वज़ीर आज़म का कब इरादा है जाने का? रियाज देखिए ना जी, रमज़ान भी आ रहा है तो रमज़ान में तो हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो अर्ज़ हरमैन शरीफैन में जाए। तो इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल करीब में इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म साहब तशरीफ ले जाएंगे। और हमने जो मोहतरम जनाब अमीर मोहम्मद बिन सलमान ने 50 अरब दरख्त लगाने का मशरिक़ वस्ता और सऊदी अरब में ऐलान किया है। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, हमारे पास इसका तजर्बा है। और फिर इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक यहाँ ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा चल रहा है। तो इस पर भी दोनों रहनुमाओं ने ये तय किया कि इस पर भी इकट्ठे मुश्तरका तौर पर आलमी माहौल की बेहतरी के लिए भी किरदार अदा करेंगे। अच्छा क़िबला, ये फरमाएं कि ये तो सऊदी अरब का मामला है ना, बड़ा खुशाइंद आप गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन साथ मशरक़ वस्ता का पूरा आपके पास पोर्टफोलियो है, वहाँ और भी अहम ममालिक हैं। कुवैत के साथ भी मामलात की समझ नहीं आती, मिस्र के साथ भी कुछ मामला फहमी थी, उस बारे में भी कुछ आगाह कीजिए ना कि वहाँ क्या सूरत हाल है। जामी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल बाद कुवैत के साथ इस लेवल पर अभी उनके वज़ीर ख़ारजा तशरीफ लाए थे। कोरोना की सूरत हाल में सफ़र वफर बंद है, लेकिन वो आए और उन्होंने एक खुशखबरी तो हमें ये दी कि जो वीज़े पिछले 10 साल से बंद थे, उन्होंने कहा वो वीज़े भी हम खोल रहे हैं। और पाकिस्तान से माशाल्लाह एक बड़ी तादाद डॉक्टर और तिब्बी अमले की वो भी वहाँ जा रही है। और हर तरह से उन्होंने अपने ताउन का हमें यकीन दिलाया कि कुवैत पाकिस्तान के साथ हर मामले में साथ खड़ा है। मिस्र के साथ भी आपके ताल्लुकात जो थे पिछले 10 सालों में वो कोई गर्म जोशी नहीं थी। हमारे वजीर खारजा मिस्र तशरीफ ले गए हैं और उसके बाद वर्किंग ग्रुप का इजलास भी। इराक में देखें कि इराक के वजीर दिफा आए, फिर हमारे जॉइंट चीफ गए,
तो अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान के ये जो ताल्लुकात पूरे आलम अरब, आलम इस्लाम के साथ इस वक्त खुले हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वो सिर्फ इक़्तिसाद और कर्ज पर नहीं है, वो तमाम शोबों में ताल्लुकात पर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया क़िबला डॉक्टर ताहिर अशरफी साहब, इन मामलों पर इज़हार ख्याल फरमाए थे। आपने अपनी गुफ्तगू में ट्रंप साहब का और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र भी कर दिया, वो भी तब्दीली बड़ी आम है। आप देखें ना कि ईरान के साथ चीन का हाँ जी जो मुआहदा हुआ है, हाँ। और एक बड़ा दूरदर्श असरात है उसके, वो चीन ईरान से तेल खरीदेगा एक रायती कीमत पर और फिर वहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा। 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। और ये चीनी वज़ीर ख़ारजा ने ये बात कही कि ईरान जो है एक बड़ा पक्का दोस्त है, बात पे खड़ा रहता है। एक टेलीफोन लाइन पर, टेलीफोन कॉल पर अपनी पॉलिसी नहीं बदलता। उसकी वजाहत ये की गई कि ये बयान मंसूब है ईरानी वज़ीर ख़ारजा की। कई लोगों ने उसको ऐसा किया। असल में जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने बैकआउट कर लिया था चाबहार की बंदरगाह से और रेलवे में इन्वेस्ट करने से, जब उनको अपने मफादात खतरे में नजर आए। तो ये उस तरफ इशारा था, ये कोई पाकिस्तान की तरफ इशारा नहीं। तो इसका बड़ा प्रोपेगेंडा इस पे किया गया। बिल्कुल ठीक फरमा। नरेंद्र मोदी साहब जो थे वो ये मुदारा कर चुके हैं, उनके लिए था। अच्छा सर, चूंकि आपने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र भी किया, तो अभी हमें ज्वाइन किया है अमेरिका के नामवर बिजनेसमैन, सियासतदान, और अभी हालिया दिनों ने सदर पाकिस्तान की जानब से तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया, जनाब ताहिर जावेद साहब ने। ताहिर जावेद साहब तो डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं माशाल्लाह। जी हाँ, ताहिर साहब खुशामदीद कहते हैं। हिलरी क्लिंटन से तो उनकी बड़ी दोस्ती थी, जो बाइडेन से भी करीबी ताल्लुक है। बिल्कुल है। ताहिर साहब, एक बार फिर से आपको नुक्ता नज़र में खुशामदीद कहते हैं, मुबारक हो आपको तमगा इम्तियाज़ के लिए भी। तो शामी साहब ने चूँकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र किया, सऊदी अरब का जिक्र किया, पाकिस्तान के ताल्लुकात का जिक्र किया, तो अब हम कहाँ खड़े हैं इस सारी बदलती सूरत हाल में? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपका भी शामी साहब का सो काइंड ऑफ यू। देखें, पाकिस्तान के साथ जो इस वक्त अमेरिका के ताल्लुकात का जो मैं बोल सकता हूँ, बड़े मुहतात तरीके से अगर मैं बात करूँ, मतलब इसमें कोई लूज टॉक वाली बात ना हो, तो मैं समझता हूँ कि हम इस जगह तो नहीं खड़े कि जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। जब से ये देखें बाइडेन साहब की हुकूमत आई है, तो उन्होंने शुरू के दिनों में बहुत सारी ऐसी बातें की, जिसमें थोड़ी देर पहले आप सऊदी अरेबिया की बात कर रहे थे। तो सऊदी अरेबिया इज इन हॉट वाटर राइट नाउ विद द रिलेशनशिप। इसी तरह और बहुत सारे मुल्कों के ऊपर उन्होंने कहा कि जी ये जो सऊदी अरब से जो ताल्लुकात हैं बाइडेन के, वो कुछ सर्द मेरी का शिकार है बहुत ज्यादा। देखेंगे उन्होंने तो यमन वार के ऊपर बहुत सख्त अल्फाज यूज कर लिए थे। तो पाकिस्तान यानी इस वक्त कुछ इस तरह की सिचुएशन में नहीं खड़ा। पाकिस्तान इस वक्त उस जगह पे खड़ा है कि जहां से आप बड़े आराम से अपने रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकते हैं। इसकी वजह यह भी है कि सऊदी तेल की अब उस तरह जरूरत नहीं रही जिस तरह पहले थी अमेरिका को। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये तेल की वजह से है। इसमें ये जरूर बोलूंगा कि ये जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है अमेरिका में, वो आई ही इस बुनियाद के ऊपर है कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर खुल के बात की जाएगी। वो आई इस बुनियाद के ऊपर है कि हम लोग जो एक डिफरेंस है, जहाँ पे हेट है और जो डिस्क्रिमिनेशन हैं, उसके ऊपर हम बिल्ड करेंगे। तो वो जो मामला हैं, इसके अंदर आप देखें कि इसी के अंदर कश्मीर का मामला भी आपने आएगा, इसी के अंदर यमन के मामला भी आया और बहुत सारी और चीजें, यानी कश्मीर पर भी कोई फोकस होगा, ये तवक्को रखनी चाहिए। बिल्कुल होगा। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जहां जहां भी है, उसके ऊपर बड़ा सीरियस नोटिस लिया जाएगा और बड़ा सीरियस उसके अंदर ओपिनियन बिल्ड की जाएगी और उनके ऊपर काम किया जाएगा। तो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बहुत सारी जगहों पे इस जगह खड़ा है कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर इमरान खान साहब के भी बड़ा सिंपल उनका स्टैंड है। और उसके साथ साथ दूसरी चीज मैं बोलूँ कि बहुत सारी और कॉमनैलिटीज हैं जो दोनों लीडरान के अंदर, जिसको आगे बिल्ड किया जा सकता है, जिसके ऊपर देखें ना करप्शन और करप्शन को बड़े सादे अल्फाज में जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए अच्छे दिन हैं आगे और इस चीज को। लेकिन इस सारे के बाद अंदर हमें बहरहाल एक ऐसा भी देखना चाहिए कि वो बैक एंड फोर्थ वाला काम ना हो, जहां हम पहुंच जाएं उसको हम मेंटेन करें।
जो प्रॉब्लम्स हमारी क्रिएट होती है इन दोनों मुल्कों के दरमियान में कि हम जितना आगे बढ़ते हैं कुछ थोड़े दिनों के बाद उसमें से जो है ना वो लूडो की गेम की तरह पीछे चले जाते हैं। कुछ ट्रस्ट डेफिसिट का इशू भी रहता है ना इंतजामिया जब बदलती है सर। मैं समझता हूँ केयरलेसनेस भी है और बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं जिसके अंदर कोई यानी हमारे इधर मैं पाकिस्तान की तरफ से देखूं तो हेड ऑफ स्टेट के बगैर भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कुछ इस तरह की चीजें हो जाती हैं जिसके अंदर इनके खाते में ही जाती है। आप ये देखिए कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने जो राब्ता किया है बाजवा साहब से और बड़ी तवील गुफ्तगू की है, तो ये क्या मैसेज है? इसका मैसेज ये है कि जी पाकिस्तान का रोल जो है बड़ा वाज़ेह है। खासतौर पर सबसे बड़ा इशू या सबसे बड़ा जो मैटर है अफगान का जो है उसके अंदर पीस और उसके अंदर जो एग्जिट होगा और उसके बाद फ्यूचर स्ट्रेटजी। लेकिन जो बाइडेन ट्रंप की तरह अंधाधुंध फौजों को बाहर निकालने के हक में नहीं है, वो उसको स्ट्रेटजी बना करके स्लोली, ताकि वहां पे दोबारा कुछ इस तरह का माहौल ना हो जो हम जो फॉरवर्ड हो उसमें हम बैकवर्ड ना हो। तो उसमें पाकिस्तान का रोल तो बड़ा नुमाया है और अच्छा रोल है पिछले कुछ टाइम से। जिस तरह उनकी इतनी तफसीली तबादला ख्याल हुआ है यानी जनरल बाजवा साहब से, तो क्या प्राइम मिनिस्टर के साथ भी तवक्को की जानी चाहिए कि कोई सूरत होगी राब्ते की और मुअत्तर राब्ता होगा? बहुत बिल्कुल की जानी चाहिए, उसके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन क्योंकि कोरोना की वजह से जो यूएस के अंदर जो सिचुएशन चल रही है, मेरा ख्याल फर्दर 2-3-4 वीक के बाद ये तकरीबन कुछ बिग मेजोरिटी को 1 महीने के बाद लग जाएगी वैक्सीन। क्योंकि देखें वहां पे उन्होंने सारा फोकस ही अपना जो वैक्सीन के ऊपर था और वो टारगेट को मीट कर रहे हैं और उससे अहेड हैं। तो वो जो कह लें आपके अपने वो अटेंशन को डाइवर्ट नहीं करना चाह रहे। एक काल या 2 काल आपके अंदर हो रही है। आपको कोई मुबारकबाद भी हम पेश कर सकते हैं? This is kind of little premature, लेकिन यह है कि टाइम आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, चले हमने यादगारी तौर पर एडवांस में मुबारकबाद पेश कर दिए ताकि आप बवक्त ज़रूरत आपको याद रहे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया ताज जावेद साहब। अच्छा सर, ये पीडीएम पे बात कल भी नहीं हो पाई क्योंकि कोरोना इतनी सरदर्द है और इतनी तशवीश है उस पर कि बात ही नहीं हो पाती। शहबाज शरीफ साहब, अभी थोड़ी सी बात तो कर लेना। शहबाज शरीफ साहब आज पेश हुए थे मनी लॉन्ड्रिंग केस में। वो ये कह रहे हैं ये पंजाब के बाहर के जो लाहौर के बाहर के इलाके हैं कि वहाँ भी अगर जहाँ जहाँ स्कूल खुले हैं ना 50% हाजिरी करें, 50% सारे बच्चों को ना बुलाएं। अभी मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी मज़ाफ़ात मुल्तान से मुज़फ्फरगढ़ से उन्होंने 50% स्टाफ को बुलाया और पंजाब यूनिवर्सिटी से 50% स्टाफ आएगा। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, प्रोफेसर, दूसरे अफसरात मास्क पहने नजर आए, पहने हुए, ये भी बड़ा एहतमाम करे इस बात। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, वो शहबाज शरीफ साहब तो पीडीएम के मुस्तकबिल पर बात करने से गुरेज़ां कहते हैं मैं जेल में, मुझे बाहर के हालात। अभी उन्होंने जमानत की दरखास्त दी है। हाँ, लेकिन उनका कोरोना की वजह से थोड़ा का तारीख लंबी। अगर जमानत उनकी मंजूर हो जाए तो बाहर आकर अपना किरदार अदा कर सकेंगे। वो कौन सा किरदार जो पीपल्स पार्टी कह रही है कि अभी तो देखिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को अपने मामलात को नज़रसानी करनी होगी, एक दूसरे से उलझने की बजाय। अगर ये पीडीएम में जो कुछ हो चुका, अब तफसील से बात नहीं हो सकती, बात दोनों में कशीदगी वाक़ हुई है। अब बजाय इसके कि ये एक दूसरे से ओहदा बरा होते रहें, टॉक शोज़ में एक दूसरे से उलझते रहें, तो ये इस पर पानी डाल दें, ठंडा पानी पी लें दोनों। बिलावल ने कहा है ना मुस्लिम लीग नून के लिए, मैं दोनों के लिए कहता ठंडा पानी पी लें और आगे चलें और कोई बड़े मकसद के लिए बात करें। और जो भी उनका बड़ा मकसद है, जो इलेक्शन असल तो है, इंतखाबात वो करीब आए और फिर इंतखाबात जो है मुनसफाना इंतखाबात हो और फिर मामला जो है बेहतर तरीके से चले। कल तक उठा रखते हैं। अब ये है अल्लामा एहसान ज़हीर हमारे दोस्त थे, आज उनकी बरसी है। 1987 में 30 मार्च को एक बम धमाके में रुखसत हो गए थे। जमीयत अहले हदीस के लीडर थे, अपोजिशन के लीडर थे, क्या खतीब थे, बिला के अरबी ऐसे बोलते थे। चलें, मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मग़फ़िरत करे। सर, अब मुझे उनकी याद आई है, बस दिल भर आया। आपने याद ताज़ा कर दी। एक ब्रेक है, ये जो पीडीएम का मामला ये अधूरा रह गया, इस सिलसिले में बड़े अहम नुक्ते हैं शामी साहब के सामने रखेंगे। अभी ब्रेक। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम वक्त यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।